अब यहाँ पे होती है मीटिंग शुरू और जियाजिन प्रेजेंटेशन दे रहा होता है ऐप की यहाँ पे सामने तीनों लोग अलग अलग चीज़ें सोच रहे होते हैं। जैसे कि ली सोच रही होती है कि क्या जियाजिन और ये जो जियांग है इसके बीच में कुछ चल रहा है क्या, या फिर या जियाजिन बार बार इधर किसको देख रहा है। जैसे मिस्टर जू सोच रहे होते हैं कि क्या ये जवान लड़के जियाजिन और जियांग के बीच में कुछ चल रहा है, क्या मुझे मीटिंग के बाद जियांग से डिनर के लिए पूछना चाहिए, मुझे कभी तो फर्स्ट मूव करना चाहिए ना। और वहीं जियांग सोच रही होती है कि मिस्टर जू को ये प्रेजेंटेशन पसंद तो आ रही है। ये मीटिंग खत्म होने के बाद जियांग बाहर पे खड़ी होती है और मिस्टर जू हिम्मत करके उससे पूछ लेते हैं डिनर के लिए। जियांग एक पल में ही मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिया सिंह मूवीज की टिकट देख रहा होता है ताकि वो जियांग के साथ मूवीज देखने जा सके, पर तभी आ जाती है वहाँ पे ली और कहने लगती है चलो ना हम दोनों साथ में चल के ना प्रिंसेस वाली मूवी देखेंगे। इतने में ही वहाँ से जियांग गुजर रही होती है और वो इन दोनों को इस तरह से लवी डवी होता हुआ देख लेते हैं और वहाँ से चली जाती है। जैसे तैसे ली को समझा कर जियाजिन पहुंचता है जियांग के पास और पूछता है कि आज शाम का क्या प्लान है तुम्हारा। जियांग बोलती है मिस्टर जू ने मुझे डेट के लिए पूछा तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। जो सुन के जियाजिन का मूड बहुत ही ऑफ हो जाता है। अब वो अकेले रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहा होता है। वो ली तक को अपने साथ नहीं लाता। उसके सामने जो कपल होता है जो एक दूसरे को बड़े प्यार से खाना खिला रहा होता है, वो उनकी जगह जियांग और मिस्टर जू को इमेजिन करके बहुत ही चल रहा होता है। यहाँ पे जियांग और मिस्टर जू रेस्टोरेंट पहुंचने ही वाले होते हैं कि मिस्टर जू को ऑफिस से कॉल आ जाता है कि उनको अर्जेंटली कोई कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करनी होगी और वो जियांग को वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। जियांग ऑलरेडी ऑफिस से छुट्टी लेकर आ चुकी थी तो वो सोचते हैं क्यों ना मूवी देखी जाए और वो मूवी थिएटर में बैठ जाती है। हम तभी देखते हैं कि उसी सेम मूवी थिएटर में बैठा हुआ है जियाजिन और दोनों ही अलग अलग मूवी इंजॉय कर रहे हैं। दोनों को पता नहीं है कि दूसरा पर्सन यहाँ पर बैठ रखा है। जैसे ही मूवी खत्म हो जाती है जियांग उठती है तो वो जियाजिन को देखती है और जियाजिन भी उसको देखकर हाई बोलता है। दोनों मूवी से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे को चिढ़ाने लग जाते हैं कि क्या तुम भी इस टाइप की मूवीज देखते हो। और फिर वो एक आइस स्केटिंग के पास पे खड़े हो जाते हैं। जियाजिन कहता है कि हमें इसे ट्राई करना चाहिए। जियांग बोलती नहीं मैं गिर गई तो मुझे नहीं आता स्केटिंग करना। जियाजिन कहता है मुझे कौन सा आता है, पर वो फिर भी ज़बरदस्ती उसे अपने साथ लेकर जाता है और दोनों अब रेडी हो जाते हैं आइस स्केटिंग करने के लिए। आइस स्केटिंग करते वक्त जियांग को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और जियाजिन उसको पूरा पूरा सपोर्ट कर रहा होता है, उसकी बहुत केयर कर रहा होता है। इसके बाद वो जाता है अपनी माँ के पास और उसकी माँ कहती है कि तो ली को थोड़ा भाव क्यों नहीं देता है। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड कर ले, शायद वो तुझे पसंद आ जाए। जियाजिन कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में ना कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी माँ कहती है हम दोनों की फैमिलीज ही एक दूसरे को जानती है और उसकी फैमिली भी काफ़ी अच्छी है, उसकी फैमिली की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो थोड़ा सा तो ट्राई कर उससे बात वगैरह करने का। जियाजिन कहने लगता है कि मैं दोस्त की तरह उसका ख्याल ज़रूर रख लूँगा, पर हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं हो सकता, आप प्लीज़ ये जान लो। और ये कहकर वहाँ से चले जाता है। जब वो ऑफिस पहुँचता है तो देखता है कि जियांग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। उसके कैबिन से एक एम्प्लॉय बाहर निकल रहा होता है और जियाजिन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो एम्प्लॉय बताता है कि हम किसी और कंपनी के साथ एडवर्टाइजमेंट किया करते थे, पर अचानक से वो कंपनी पूरी तरह गायब हो गई, हम उन्हें कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं और अब हम दूसरे क्लाइंट से बात करना चाहते हैं। तो इसी वजह से जो मिस जियांग है वो काफ़ी टेंशन में है। पर यहाँ पे जियांग जियाजिन से हेल्प ना मांगकर सीधे कॉल करती है मिस्टर जू से, क्योंकि उसको जाना है एक गोल्फ क्लब में और उस गोल्फ क्लब की मेंबरशिप है मिस्टर जू के पास। और मिस्टर जू कहते हैं हाँ मैं भी कल वहाँ गोल्फ खेलने जाने वाला हूँ, तो तुम उस समय क्लाइंट से मिल लेना, तो मेरे साथ चलो। बाद में जियाजिन आकर पूछता है जियांग से कि तुम बहुत टेंशन में लग रही हो, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। और जियांग कहने लगती है हाँ क्या तुम्हें गोल्फ खेलना आता है। जियाजिन कहता है हाँ मैंने 10 साल गोल्फ खेला है, तो हाँ मुझे खेलना आता है। जियांग कहती है तुम्हें इस सैटरडे तक का ना मुझे पूरा गोल्फ अच्छे से सिखाना है, ठीक है। जियाजिन कहता है ठीक है मैं वो सिखा दूंगा, पर उससे पहले मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को लेने जाना है और मुझे तुम्हारी ब्रांड न्यू कार चाहिए, लग्जरी वाली। जियांग कहती है अरे तुम ऑटो या टैक्सी करके चले जाओ, मेरी कार की क्या ज़रूरत है। और जियांग काफ़ी ज़्यादा उससे रिक्वेस्ट करता है तो जियांग मान जाती है। वो कहता है कि तुम भी तो फ्री हो, तुम मेरे साथ चलो मेरी गर्लफ्रेंड को रिसीव करने। और जियांग कहती है अच्छा ठीक है। जियाजिन कहता है मेरी गर्लफ्रेंड ना बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ओपन माइंडेड है, अगर वो किसी और लड़की के साथ मुझे देख लेती है ना तो वो बिल्कुल शक नहीं करती है। और वो उसे रेसिंग ट्रैक के पास ले जाता है। वो पूछती है हम एयरपोर्ट जाने वाले थे ना, हम यहाँ क्यों आ गए। और तभी वो अपनी सुंदर स्पोर्ट्स बाइक दिखाता है और कहता है यही मेरी गर्लफ्रेंड है एलिस। और ये देख जियांग हंसने लग जाती है। जियाजिन तभी बताने लग जाता है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड की वजह से कंपनी में आया है। जियांग कहती है कि एक बेस्ट फ्रेंड की वजह से कंपनी में आना मुझे कुछ समझ नहीं आया। जियाजिन तभी बताने लग जाता है कि 1 साल पहले तक का मैं नहीं बाइक राइड करता था, मुझे बस कूल लगता था, पर मैं इसके बारे में ज़्यादा सीरियस नहीं था। पर मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, उसका बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ कि वो अब कोमा में है।
वो अपने पिछले दिनों की याद करते हुए बोलने लग जाता है कि मैं उसके साथ ही बाइक चलाना सीखा था, और जब मैंने ये रियलाइज़ किया तो मुझे लगा कि बाइक भी किसी बिजनेस से कम नहीं है, तो मैं पूरा का पूरा फोकस उस पर करना होता है, और सिर्फ कूल दिखाने के लिए बाइक्स नहीं होती हैं। वो ये भी बताता है कि मेरी माँ ने मुझसे प्रॉमिस किया कि अगर मैं वापस चाइना आ जाऊंगा तो वो बदले में मेरे दोस्त को एक अच्छा डॉक्टर दिलाएगी, और उन्होंने यही किया। जियांग यहाँ पे काफ़ी इम्प्रेस्ड होती है कि अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए वो कंपनी तक का में वापस आ गया, और उसके बाद दोनों जाते हैं जियांग को अब गोल्फ सिखाने के लिए। वो उसे सारी पोजीशन वगैरह सिखा रहा होता है, और एक टाइम आता है जब वो जियांग को पीछे से टच करके सिखाने लगता है गोल्फ खेलना। इस टाइम पे जियांग को कुछ अजीब तो ज़रा फील होता ही है, और उसकी बस ऐसे ही प्रैक्टिस चलती रहती है कि दूसरा दिन आ जाता है जहाँ पे वो मिस्टर जू के साथ पहुँचती है गोल्फ क्लब में। मिस्टर जू उसे सिखा रहे होते हैं, पर उसके दिमाग में वही सारी चीज़ें घूम रही होती है जो जियाजिन ने उसे सिखाई है, और वो बहुत ही अच्छा शॉट मारती है और कहती है ये तो बस मेरा टैलेंट है। वहीं यहाँ पर जियाजिन कहीं जा रहा होता है कि इतने में लिया आ जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि आज तुम मुझे घुमाने लेकर जाओगे। वो बोलता है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना पड़ेगा, और वो उसका पैर पकड़ के बैठ जाती है कि अगर तुम मुझे नहीं ले जाओगे ना तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। और जियाजिन को मजबूरन ली को अपने साथ ले जाना पड़ता है। यहाँ पर जियांग पहुँचती है अपने क्लाइंट के पास जिनसे वो एडवर्टाइजमेंट के लिए बोल रही है। उसका क्लाइंट कहता है कि अभी वीकेंड है और मुझे चिल करना है, तो अभी बिजनेस की बात नहीं करते हैं। वो बोलता है तुम्हारे कपड़ों को देखकर लग रहा है कि तुम भी गोल्फ खेलती हो, तो एक शॉट मारो मेरे लिए। वो एक शॉट मारती है और उसके हाथ पर चोट आ जाती है, पर वो अपने क्लाइंट को बताती नहीं। उसका क्लाइंट उसे फोर्स कर रहा होता है कि वो एक और शॉट मारे, कि इतने में ही वहाँ पर कोई आता है, और वो कोई और नहीं बल्कि जियाजिन होता है। वो अपने इस क्लाइंट को बताने लग जाता है कि आपकी कंपनी का जो डायरेक्टर है वो मेरा बचपन का दोस्त हुआ करता था, और इसी वजह से मैं भी आपसे मिलना चाहता था कि आप किस तरह के इंसान हैं। दरअसल मैं जियांग जी का असिस्टेंट हूँ। फिर जियांग उन्हें बताने लग जाती है कि हमारी कंपनी की जो मालकिन है मिस जिन, वो इनके बेटे हैं। और ये सुनकर जो क्लाइंट पलटी मारता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा तुम्हारे दोस्त हमारी कंपनी का डायरेक्टर है, तो ऑफकोर्स हमें तुम्हें ये डील देनी ही होगी। और जियाजिन की वजह से बिल्कुल शॉर्ट टाइम में जियांग को ये डील मिल जाती है। अब जियाजिन ने देख लिया होता है कि जियांग के हाथ पे चोट लगी है, तो वो उसको लेकर जाता है, उसके हाथ में आइस लगाने लग जाता है। इतने में बच्चे आते हैं और वहाँ पर कलरफुल बलून्स उड़ाने लग जाते हैं। इन बलून्स के बीच में जब वो जियांग का चेहरा देखता है वो उसे बहुत खूबसूरत लगती है, और वो बोल पड़ता है कि तुम बहुत सुंदर लगती हो इस तरह से। जियांग कहती है क्या, तो जियाजिन बदल देता है अपना स्टेटमेंट और बोलने लग जाता है नहीं, ये बबल्स बहुत सुंदर लग रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। वहीं इधर ली पहुँचती है मिस्टर जू के पास और उनको बातें कर करके बहुत ही ज़्यादा पकाने लगती है, और वो कहती है कि हम लोग ना एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, ताकि अगर मैं जैसे जियांग के ऑफिस में काम करती हूँ उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें लेटेस्ट अपडेट दूंगी, और उस टाइम पे तुम जियांग की हेल्प करके उनके सामने हीरो बन सकते हो। पर यहाँ पे मिस्टर जू समझ जाते हैं ली का प्लान, और वो कहता है मुझे पता है तुम इसलिए मेरी हेल्प मांग रही हो क्योंकि तुम चाहती हो कि जियांग तुम्हारे बॉयफ्रेंड जियाजिन से दूर रहे, और इस बहाने तुम जियाजिन के करीब आ जाओ, है ना। और ली कहती है नहीं नहीं, देखो इसमें ना हम दोनों की ही लव स्टोरी का फ़ायदा है, हम दोनों को ही नुकसान नहीं होगा, तो मेरी हेल्प करना और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। वहीं यहाँ पे जियाजिन कहने लग जाता है जियांग से कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ इसके बाद, कि इतने में ही उसको ली की आवाज़ आती है और ली उसका हाथ पकड़ लेती है सबके सामने। मिस्टर जू कहने लगते हैं कि जियांग को मैं घर छोड़ दूंगा, क्यों ना तुम भी हमें डिनर के लिए ज्वाइन करो। और जियाजिन मना कर देता है, पर अपने सामने से जियांग को किसी और के साथ जाते हुए उसको बुरा ज़रूर लगता है। उसका मूड इतना ऑफ हो जाता है कि वो ली के साथ भी नहीं जाता। अब दूसरे दिन जियांग मिलती है अपनी बेस्ट फ्रेंड जिंगजिंग से, और जिंगजिंग बोलती है कि तुझे मुझे बताना चाहिए ना कि तुम्हारे बीच में क्या क्या चल रहा है। जियांग उससे अपनी बात शेयर करने लगती है कि जब भी मैं और मिस्टर जू मिलते हैं ना हमारे बीच में एक अजीब सी टेंशन होती है, हम लोग बार बार टॉपिक ढूंढते रहते हैं बात करने का, मतलब अचानक से हमारे मुंह से ना बात निकलती ही नहीं है। अब वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें तो मैं जियाजिन के साथ ना बहुत ही कंफर्टेबल हूँ। हम लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, पर अगर हम चुप भी होते हैं ना हम फिर भी एक दूसरे के साथ अनकंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। जिंगजिंग कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू अनजाने में प्यार करने लग गई है जियाजिन से। देख अगर तू प्यार करने लग गई है तो बता दे, पर मैं चाहूँगी कि तू ना करे, क्योंकि तुम दोनों के बीच में ना एज का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, और जिस एज में जियाजिंग है उस टाइम पे लड़के लोग काफ़ी ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते किसी और से, और अगर वो एक बार तेरे साथ रिलेशनशिप में आया तो बहुत चांसेस है कि वो किसी और से भी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर इस रिज़ल्ट के लिए तू राज़ी है तो तू अफेयर चला सकती है, ट्राई करने में क्या जा रहा है। और जियांग कहती है नहीं, यही रिज़ल्ट तो मैं नहीं चाहती हूँ। वो बोलती है मेरी बात छोड़, तू बता कि तू क्या करने वाली है। अब जैसे कि तेरे हस्बैंड से तेरा डिवोर्स हो गया है, अब तू क्या रिलेशनशिप अगला करेगी।
जिंग जिंग कहती है नहीं, मैं अपने हस्बैंड को वही पेन देना चाहती हूँ जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया, यानी कि ब्रेकअप करने का, मुझे छोड़ने का। मैं उसे दोबारा से अपने प्यार में गिराऊंगी और उसके बाद उसे छोड़ दूंगी जैसे उसने मुझे छोड़ा था। और फिर घर जाकर वो अपने हस्बैंड को मैसेज करती है कि पूरी घर की ना लाइट जा चुकी है, तुम क्या आकर देख सकते हो, क्या पता तुमने लाइट का बिल ना भरा हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पूरा अंधेरा है यहाँ पे, मुझे बहुत डर लग रही है। और उसका पति रिप्लाई भी कर देता है कि कैंडल्स जलाकर बैठे रहो, मैं जल्दी वहाँ पहुँचूंगा। और जैसे ही वो अंदर आता है, जिंग जिंग बहुत ही ज़्यादा सेक्सी ड्रेस में उसके सामने आ जाती है और उसे टच करने लगती है। वो कहती है कि थोड़ी देर बैठ तो जाओ, पर उसका हस्बैंड मना करता है और जाके स्विच देखने लगता है। वो उसके पीछे पीछे भाग जाती है और वहाँ पर वो कहने लगती है कि क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रहे हो। पर इसी एन मौके पे उसका हस्बैंड सारी की सारी लाइट्स ऑन कर देता है और वहाँ से चले जाता है ये बोल के कि अगर कभी भी तुम ऐसा प्लान बनाओ ना तो मेन स्विच ऑफ करना, लाइट्स का एक एक करके सारी स्विच ऑफ मत करना। और जिंग जिंग बेचारी का यहाँ पे प्लान हो जाता है फेल। वहीं दूसरी तरफ जियांग अपने फ्रिज में कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढ रही होती है पर कुछ नहीं मिलता। इतने में डोरबेल बजती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, जियाजिन बंदूक बना के अपने हाथ की पूछता है घर में कुछ खाना है। वो बोलती है नहीं। जियाजिन कहता है भूख लगी है। जियांग कहती है हाँ। जियाजिन कहती है तो चलो फिर हम लोग डिनर करने बाहर चलते हैं। और जियांग बहुत ही ज़्यादा खुश होकर रेडी हो जाती है। बैठ के खाने लग जाते हैं दोनों। और यहाँ पे जियाजिन बताने लग जाता है कि उसका और ली का क्या चक्कर है। दरअसल बचपन से ही वो लोग साथ रहे हैं और बचपन से ही ली ने अपने मन में ठान ली थी कि वो जियाजिन से ही शादी करेगी और किसी से भी नहीं। जबकि वो अब्रॉड में था उस टाइम पे भी वो उसके पीछे पड़ी थी और बाकी लड़कियों को ये कहती रहती थी कि मेरी और जियाजिन की पहले ही बचपन में शादी हो गई है तो लाइन मारने का कोई फ़ायदा नहीं। इतना तक कि उसने पूरे कॉलेज के सामने उसे प्रपोज किया और जियाजिन के रिजेक्ट करने के बाद भी वो ली के पीछे पड़ी रही। जियांग कहती तो तुम उसे साफ साफ मना क्यों नहीं कर देते। जियाजिन कहता है मैंने बहुत बार मना किया है पर वो इस टाइप की है ना, अगर वो खुद गिव अप नहीं करेगी ना तब तक का वो मानेगी नहीं किसी की बात। जियांग कहने लगती है क्या पता तुम मुझसे प्यार करते हो पर तुम्हें एहसास ना हो रहा हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जियाजिन कहता है नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि मैं किससे प्यार करता हूँ किससे नहीं प्यार करता हूँ। तभी वो एक पल के लिए जियांग का चेहरा देखता और कहता है कभी कभी मैं कंफ्यूज भी रहता हूँ कि मैं किससे पसंद करता हूँ। और वो दोनों और ज़्यादा खाना मंगा कर दोनों खाना शेयर करके खा रहे होते हैं। और यहीं पे ही इस पार्ट का एंड हो जाता है।